जिसके रूप की एक झलक पाने के लिए राजकुमार अपनी तलवारें तक छोड़ देते थे, वही चंद्रगढ़ की राजकुमारी रत्नप्रभा आज रात हाथों में नंगी तलवार लिए, चेहरे पर नकाब चढ़ाए, मौत के खेल की सरदार बनी बैठी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस नकाब के पीछे कौन था। क्या यह सिर्फ एक राजकुमारी थी या फिर पूरे राज्य के अन्याय के खिलाफ उठी एक ऐसी आवाज़ जिसे रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं था। प्रेम और विद्रोह की यह दास्तान शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्राचीन भारत के हृदय में बसा था चंद्रगढ़ नाम का एक विशाल और वैभवशाली साम्राज्य। दूर-दूर तक फैली हरी-भरी पहाड़ियाँ, ऊंचे किले, संगमरमर के महल, चांदी की तरह चमकती नदियाँ और बाजारों में सजे कीमती रत्न चंद्रगढ़ की समृद्धि की गवाही देते थे। चंद्रगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही यात्रियों को लगता था जैसे वे किसी स्वप्न लोक में आ गए हों। लेकिन चमकदार राज के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे महल की ऊंची दीवारें जनता से छिपाने की कोशिश करती थी। चंद्रगढ़ के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय माने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रजा की सेवा में बिताया था। लेकिन अब उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमज़ोर हो चुका था और राज्य के रोज़मर्रा के कामों की ज़िम्मेदारी उनके महामात्य क्रूर सिंह के हाथों में चली गई थी। क्रूर सिंह बाहर से बेहद विनम्र और राजा का वफ़ादार दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में सत्ता और धन की भूख दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे-धीरे राज्य के नियम और अपने हिसाब से बदलने शुरू कर दिए। किसानों पर लगान बढ़ा दिया, व्यापारियों पर नए कर लगा दिए, गरीबों की ज़मीन साहूकारों के कब्ज़े में जाने लगी और जो कोई आवाज़ उठाता उसे राजद्रोह का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता था। महल में हालाँकि सब कुछ पहले जैसा ही चमकदार था, संगीत बजता था, दावतें होती थी, दूर के राज्यों से राजकुमार आते थे और महल के झरोखों पर फूल की मालाएँ सजती थीं। इस पूरे वैभव के बीच चंद्रगढ़ की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी रत्नप्रभा। रत्नप्रभा का सौंदर्य ऐसा था कि दूर देशों तक उसकी चर्चा होती थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में गहरी समझदारी थी, उसके लंबे काले बाल कमर तक आते थे और जब वह महल की छत पर खड़ी होकर हवा में उन्हें खुला छोड़ देती थी तो ऐसा लगता था जैसे काली घटाएँ आकाश में उतर आई हो। लेकिन रत्नप्रभा केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, वह तलवार चलाना जानती थी, घुड़सवारी में निपुण थी, राजनीति समझती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी प्रजा के दुःख का एहसास था। महल की दूसरी राजकुमारियाँ जहाँ आभूषणों और वस्त्रों की चर्चा करती, वहीं रत्नप्रभा अक्सर अपनी सखी मल्लिका से राज्य के किसानों और गरीबों के बारे में पूछा करती। एक दिन मल्लिका ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, पूरे आर्यावर्त के राजकुमार आपको पाने के लिए उत्सुक है और आप हैं कि आपको केवल गरीब किसानों की चिंता रहती है। रत्नप्रभा ने झरोखे से बाहर देखते हुए कहा, मल्लिका, ये राजकुमार मेरे चेहरे को देखते हैं, मेरी रूह को नहीं। इन्हें मेरे रेशमी वस्त्र दिखाई देते हैं, लेकिन उस वस्त्र के नीचे धड़कता हुआ दिल नहीं दिखाई देता। अगर मेरे राज्य का किसान भूखा सोए और मैं महल में बैठकर सोने के आभूषण पहनूं तो मेरे उस राजसी वैभव का क्या अर्थ? मल्लिका चुप हो गई। वह जानती थी कि रत्नप्रभा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। इस समय महल के बाहर एक और राज्य से आए राजकुमार का रथ रुका। वह थे सूर्यांशगढ़ के राजकुमार विक्रम। विक्रम अपनी वीरता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार नहीं, उनका विवेक था। वह किसी भी निर्णय से पहले परिस्थिति को समझने के लिए जाने जाते थे। राजा विक्रम सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। दरबार सोने के दीपों से जगमगा रहा था, संगीत बज रहा था, मंत्रियों और सेनापतियों की पंक्तियां लगी थी। तभी राजकुमारी रत्नप्रभा दरबार में आई। उसने हल्के सुनहरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे और उसके माथे पर चमकता हुआ रत्न जड़ा था। विक्रम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, कुछ पल के लिए वो अपनी बात भूल गए। उन्होंने धीमे से कहा, तो यही है चंद्रगढ़ की राजकुमारी? रत्नप्रभा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। विक्रम ने झुककर प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी, मैंने सुना था कि चंद्रगढ़ का वैभव निराला है, लेकिन आज पता चला कि इस वैभव का असली ज्योति तो आपके चेहरे का नूर है। रत्नप्रभा मुस्कुराई लेकिन बोली, राजकुमार, नूर अक्सर आंखों का धोखा होता है।
कभी-कभी अंधेरे में छिपी सच्चाई उजाले के झूठ से बेहतर होती है। विक्रम कुछ क्षण उन्हें देखते रहे। उन्होंने कई राजदरबार देखे थे, कई राजकुमारियों से मुलाकात की थी, लेकिन ऐसी बात किसी ने उनसे नहीं कही थी। उस साम्राज्य महल के बगीचे में विक्रम और रत्नप्रभा की दूसरी मुलाकात हुई। चारों ओर चमेली की खुशबू थी। सूर्य पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। विक्रम ने कहा, राजकुमारी, मैं यहाँ केवल राजनीतिक संधि के लिए नहीं आया। सच कहूँ तो आपके साथ कुछ पल बिताने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं जिस शांति की तलाश कर रहा था, वह यही है। रत्नप्रभा का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद यह राजकुमार बाकी लोगों से अलग है, लेकिन उसके मन में एक रहस्य था। उसने कहा, राजकुमार, प्रेम करना आसान है, लेकिन प्रेमी का साथ देना कठिन। क्या आप ऐसी स्त्री को अपना पाएंगे, जिसके हाथों में फूल ही नहीं, जरूरत पड़ने पर तलवार भी हो? विक्रम मुस्कुराया। अगर वह तलवार अन्याय के खिलाफ उठे तो मैं उस तलवार से डरूंगा नहीं। रत्नप्रभा ने उनकी ओर देखा और उस जवाब ने उनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी रात उसके जीवन का दूसरा चेहरा जागने वाला था। आधी रात होते ही रत्नप्रभा ने अपने कक्ष के दरवाजे बंद किए। उसने आभूषण उतारे, धारण काले वस्त्र पहने, कमर में तलवार बांधी और अलमारी के पीछे छिपे गुप्त खाने से एक काला नकाब निकाला। उसने आईने में खुद को देखा। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी गायब हो चुकी थी। सामने थी एक रहस्यमयी योद्धा, एक ऐसी छाया जिसका नाम अभी किसी को पता नहीं था। रत्नप्रभा महल की पिछली दीवार से बाहर निकली और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली गई। जंगल के बीच एक पुराना ठिकाना था, जहाँ काल भैरव नाम का एक बिखरा हुआ गिरोह रहता था। वे लोग अमीर साहूकारों और अत्याचारी व्यापारियों को लूटा करते थे, लेकिन उनके पास कोई अनुशासन नहीं था। रत्नप्रभा वहां पहुंची तो एक विशालकाय आदमी उसके सामने आ गया। कौन हो तुम? उसने गरज कर पूछा। रत्नप्रभा ने कहा, वह जो तुम्हें बिखरे हुए डाकुओं से एक संगठित शक्ति बना सकती है। सभी हंस पड़े। एक आदमी बोला, एक लड़की हमें नेतृत्व सिखाएगी? अगले ही पल तलवारें बाहर आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महल में पली इस राजकुमारी ने वर्षों तक युद्ध कला सीखी थी। रत्नप्रभा ने एक-एक करके सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में गिरोह का सबसे ताकतवर योद्धा भी उसके सामने हथियार डालकर खड़ा था। रत्नप्रभा ने कहा, आज से तुम लोग हमारे आदेश पे चलोगे। हम गरीबों को नहीं लूटेंगे। हम किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल उन लोगों से धन वापस लेंगे जिन्होंने गरीब का हक छीना है। उस दिन से वह जिनके लिए एक छाया बन गई। अगले कई सप्ताह तक छाया की चर्चा पूरे चंद्रगढ़ में फैल गई। रात के अंधेरे में वह अत्याचारी साहूकारों के घर पहुंचती, उनके गलत हिसाब किताब के कागज नष्ट कर देती और गरीबों से छीना गया धन वापस कर देती। कई किसानों के घर अचानक अनाज पहुंचने लगा। कई विधवाओं के घर चुपचाप धन रख दिया जाता। लोग नहीं जानते थे कि यह कौन कर रहा है, लेकिन एक बात सब जानते थे कि छाया गरीबों की दुश्मन नहीं थी, वह उनके लिए उम्मीद बन गई थी। क्रूर सिंह इस बात से आग बबूला था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह केवल चोरी नहीं है, यह राज्य के कानून को चुनौती है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो कल कोई भी हमारे आदेश नहीं मानेगा। राजा ने कहा, तो उसे पकड़ो। क्रूर सिंह ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई, जो कि छाया को पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। उसी समय राजा की नजर राजकुमार विक्रम पर पड़ी। विक्रम, तुम एक महान योद्धा हो, क्या तुम इस रहस्यमयी चोर को पकड़ सकते हो? विक्रम ने तलवार निकाली। महाराज, 3 रातों के भीतर मैं छाया को आपके सामने लाऊंगा। यह सुनकर दरबार में बैठी रत्नप्रभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अब उसका सामना उस व्यक्ति से होने वाला है जिससे उसका दिल प्रेम करने लगा था। उसी रात छाया एक भ्रष्ट मंत्री के घर पहुंची। उसने गरीबों से वसूली गई स्वर्ण मुद्राएं बरामद की और खिड़की से बाहर निकलने लगी। लेकिन बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा था। ठहरो चोर, भारी आवाज गूंजी। सूर्यांशगढ़ के राजकुमार के घेरे से निकलना मुमकिन नहीं। रत्नप्रभा ने अपना नकाब कस लिया। उसने आवाज बदल कर कहा, राजकुमार, आप महलों की रौनक के लिए बने हैं, गलियों के अंधेरे के लिए नहीं। रास्ता छोड़ दीजिए। विक्रम मुस्कुराए। रास्ता तो तुम्हें जेल की ओर ले जाएगा। अगले ही पल दोनों की तलवारें टकराई। खन खन खन।
चांदनी में तलवारें चमक रही थी। विक्रम रत्नप्रभा की फुर्ती देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला योद्धा कौन है। रत्नप्रभा भी हर बार रुकते हुए सोच रही थी कि वह वही व्यक्ति है जिसके साथ वह दिन में बगीचे में बैठती है। अचानक विक्रम ने एक ऐसा पैंतरा बदला कि रत्नप्रभा का संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने वाली थी कि विक्रम ने उन्हें संभाल लिया। एक पल के लिए दोनों आमने-सामने थे। नकाब के पीछे से दिखाई देती उसकी आंखों को देखकर विक्रम ठिठक गए। ये आंखें रत्नप्रभा समझ गई कि खतरा बढ़ चुका है। उसने तुरंत विक्रम के हाथ पर हल्का वार किया और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह महल के बगीचे में रत्नप्रभा और विक्रम फिर मिले। विक्रम के हाथ पर पट्टी बंधी थी। रत्नप्रभा ने मासूम बनते हुए पूछा, राजकुमार ये चोट कैसी? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक छाया का पीछा कर रहा था, लेकिन वो छाया बड़ी जादुई थी। उसने तलवार से नहीं, अपनी नज़रों से वार किया। रत्नप्रभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या वह छाया आपसे जीत गई? विक्रम ने कहा, जीत कर भी वो हार गई, क्योंकि उसने मेरा दिल चुरा लिया। रत्नप्रभा का चेहरा लाल हो गया। विक्रम ने आगे कहा, राजकुमारी, क्या आपको यकीन है कि वो कोई चोर है? मुझे तो लगता है कि वह किसी मजबूर इंसान की मदद कर रही है। रत्नप्रभा ने पहली बार महसूस किया कि विक्रम उसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। उसी दोपहर दोनों घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर गए। एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, रत्नप्रभा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? रत्नप्रभा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हैं। क्या तब भी आप मुझसे प्रेम करेंगे? विक्रम ने बिना झिझके कहा, चाहे तुम जो भी हो, मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह वादा बहुत जल्दी परीक्षा में बदलने वाला है। दूसरी ओर क्रूर सिंह ने राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि जब भी राजकुमारी महल से गायब होती, उसी रात छाया कहीं न कहीं दिखाई देती। उसे शक होने लगा कि दोनों का कोई संबंध है, लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने घोषणा करवाई कि वह अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर पूरे नगर के गरीबों को अनाज बांटेगा। गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह केवल एक छल था। अनाज के गोदामों में क्रूर सिंह ने सैनिक छिपा दिए और एक गुप्त योजना बनाई कि जैसे ही छाया अपने साथियों के साथ वहां पहुंचेगी, उन्हें चारों ओर से घेर लिया जाएगा। रत्नप्रभा को इसकी खबर मिल गई। वह समझ गई कि उसके साथियों की जान खतरे में है। उसी रात उसने छाया का रूप धारण किया और अपने साथियों से कहा, आज हम सावधानी से चलेंगे, यह दान नहीं है, यह जाल है। उसके साथी तैयार हो गए। वे गोदाम की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी उनकी राह देख रहा है। झाड़ियों के पीछे सैनिकों की टुकड़ी खड़ी थी और उसके आगे स्वयं राजकुमार विक्रम। आत्मसमर्पण कर दो छाया, विक्रम ने कहा, आज तुम नहीं बचोगी। रत्नप्रभा के भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। एक ओर उसका प्रेम था और दूसरी ओर उसका साथी विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। नकाब उतारो। रत्नप्रभा चुप रही। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच जानना है। तभी पीछे से क्रूर सिंह की आवाज आई, राजकुमार, देर मत कीजिए, इसे पकड़ लीजिए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र गोदाम के पास रखे संदिग्ध सामान पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गलत है। यहाँ क्या रखा है? क्रूर सिंह घबरा गया। कुछ नहीं महाराज, विक्रम ने कहा, मुझे झूठ मत बोलो। तभी रत्नप्रभा ने देखा कि गोदाम के अंदर गरीबों के लिए रखा अनाज भी था और सैनिकों को छिपाने के लिए एक गुप्त रास्ता भी। उसे समझ में आ गया कि क्रूर सिंह ने केवल छाया को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथियों को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई थी। अचानक एक सैनिक ने मशाल उठाई। रत्नप्रभा चिल्लाई, मशाल नीचे रखो, लेकिन देर हो चुकी थी। आग तेजी से फैलने लगी। अफरा-तफरी मच गई। विक्रम ने तुरंत सैनिकों को बाहर जाने का आदेश दिया। रत्नप्रभा भी अपने साथियों के साथ अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने लगी। दोनों ने मिलकर कई लोगों की जान बचाई। बाहर निकलने के बाद विक्रम ने रत्नप्रभा की ओर देखा। उसकी नज़र फिर उसकी आंखों पर गई। अब मुझे सब समझ में आ गया। रत्नप्रभा चुप रही। विक्रम धीरे से बोला, तुम ही छाया हो? रत्नप्रभा ने अपना नकाब उतार दिया। हाँ। विक्रम कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि दुख और आश्चर्य था। तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई?
रत्नप्रभा ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन आपको पता चलेगा, आप भी बाकी लोगों की तरह मुझे केवल एक अपराधी समझेंगे। विक्रम ने उसकी ओर देखा और तुमने सोचा कि मैं अपना वचन भूल जाऊंगा। तभी क्रूर सी आगे आया। महाराज, आपकी बेटी ने कानून तोड़ा है, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रत्नप्रभा ने कहा, अगर मैंने कानून तोड़ा है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन पहले उस व्यक्ति से पूछिए जिसने गरीबों के अनाज के गोदाम को जाल बनाया। क्रूर सिंह ने कहा, झूठ। तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया। झूठ नहीं है महाराज, छाया ने हमारे घरों में अनाज पहुंचाया। एक विधवा बोली, मेरे बच्चों के लिए उसने भोजन भेजा था। फिर एक व्यापारी ने कहा, जमीन क्रूर सी के लोगों ने छीनी थी, छाया ने मेरे दस्तावेज वापस करवाए। धीरे धीरे दर्जनों लोग सामने आने लगे। राजा विक्रम सिंह स्तब्ध होकर सब सुनते रहे। उन्होंने क्रूर सिंह से पूछा, क्या यह सब झूठ है? क्रूर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उसके महल और कक्षों की तलाशी ली जाए। तलाशी में ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि क्रूर सिंह वर्षों से प्रजा से अतिरिक्त कर वसूल रहा था और उसका धन निजी तिजोरियों में जमा कर रहा था। राजा का चेहरा कठोर हो गया। क्रूर सिंह, मैंने तुम्हें राज्य की जिम्मेदारियां दी थी और तुमने मेरे विश्वास का व्यापार किया। क्रूर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब सवाल रत्नप्रभा का था। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। तुमने मुझसे अपना रहस्य क्यों छिपाया? रत्नप्रभा ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं महल के भीतर बैठी रही तो प्रजा का दर्द कभी नहीं समझ पाऊंगी। मैंने छाया बनकर जो किया उसमें शायद कई गलतियां हुई, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना नहीं था। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरा सिर झुका दिया और गर्व से ऊंचा भी कर दिया। मैं तुम्हें कानून तोड़ने के लिए दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भावना को अपराध नहीं कह सकता। उन्होंने आदेश दिया कि चंद्रगढ़ में कर व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जाए और गरीब किसानों से जबरन वसूला गया धन वापस किया जाए। उस दिन से राज्य में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन रत्नप्रभा के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। रात में महल की छत पर वह अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, तो आखिर वह रहस्यमयी छाया इतनी करीब थी। रत्नप्रभा मुड़ी। क्या आप मुझसे नाराज है? विक्रम मुस्कुराए। नाराज हूँ। रत्नप्रभा की आंखें झुक गई। विक्रम ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे इतनी देर तक सच नहीं बताया। रत्नप्रभा ने धीरे से पूछा, और अब? विक्रम ने कहा, अब मैं तुमसे पहले से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रत्नप्रभा की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने कहा, मैंने एक राजकुमारी को देखा था और उसके रूप से प्रभावित हुआ था। फिर मैंने एक छाया को देखा और उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। लेकिन अब मुझे पता चला कि दोनों एक ही हैं और मैं उस स्त्री का हाथ थामना चाहता हूँ जो महल में रहकर भी अपने राज्य के लोगों का दर्द समझती है। रत्नप्रभा मुस्कुराई। तो क्या सूर्यांशगढ़ का राजकुमार चंद्रगढ़ की छाया से विवाह करेगा? विक्रम ने कहा, मैं राजकुमारी से नहीं, उस इंसान से विवाह करना चाहता हूँ जिसने मुझे सिखाया कि असली राजसी खून मुकुट में नहीं, दिल में होता है। कुछ महीनों के बाद चंद्रगढ़ और सूर्यांशगढ़ में विवाह की तैयारियां शुरू हुई। पूरे राज्य को सजाया गया। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए, लेकिन विवाह के दिन रत्नप्रभा ने एक अलग फैसला लिया। उसने भारी आभूषणों के बजाय साधारण लेकिन सुंदर वस्त्र पहने और अपनी कमर में वही तलवार बांधी जिसमें वह छाया बनकर निकलते समय पहनती थी। मल्लिका ने पूछा, राजकुमारी, आज भी तलवार? रत्नप्रभा मुस्कुराई। यह तलवार मेरे लिए केवल हथियार नहीं है, यह मुझे याद दिलाती है कि मैं किसके लिए जिम्मेदार हूँ। विवाह के बाद रत्नप्रभा सूर्यगढ़ की राजकुमारी बनी, लेकिन उसने चंद्रगढ़ की प्रजा से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। विक्रम भी उसके साथ राज्य व्यवस्था में सुधार लाने लगा। दोनों राज्यों के बीच व्यापार बढ़ा। किसानों के लिए नए नियम बनाए गए, गरीबों के लिए अन्य भंडार खोले गए और सबसे महत्वपूर्ण, राजा के दरबार में पहली बार आम जनता की शिकायत सुनने के लिए अलग सभा बनाई गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद चंद्रगढ़ के जंगलों में फिर से डाकुओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया। वे गरीबों को लूटने लगे और गांवों में डर फैलाने लगे।
जब यह खबर रत्नप्रभा तक पहुंची, उसने अपनी तलवार उठाई। विक्रम ने पूछा, कहाँ जा रही हो? रत्नप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ छाया की जरूरत है। विक्रम हंस पड़े, तो क्या तुम्हारी छाया अभी भी जिंदा है? रत्नप्रभा ने कहा, जब तक अन्याय जिंदा है, छाया भी जिंदा रहेगी। वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। उसके पीछे विक्रम भी चल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए दोनों को दूर से मसालों की रोशनी दिखाई दी। कुछ लोग गांव वालों को परेशान कर रहे थे। रत्नप्रभा ने अपना चेहरा ढक लिया। वर्षों बाद वह फिर उसी रूप में सामने आई जिसे पूरा राज्य भूल चुका था, लेकिन इस बार उसके साथ अकेला विक्रम भी था। दोनों ने बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए उन लोगों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब गांव वालों ने देखा कि उनके सामने वही रहस्यमयी छाया खड़ी है, तो एक बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम जानते थे कि छाया एक दिन फिर लौटेगी। रत्नप्रभा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, छाया कभी गई ही नहीं थी। समय बीतता गया। रत्नप्रभा और विक्रम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें केवल राजा और रानी के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे शासक के रूप में याद करने लगे जिन्होंने अपने राज्य को केवल तलवार से नहीं, न्याय से मजबूत किया। लेकिन चंद्रगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा आज भी उस रात से जुड़ी है जब एक राजकुमार एक चोर को पकड़ने निकला था और उसी चोर में अपना जीवन साथी खोज बैठा था। कहा जाता है कि उस रात विक्रम ने छाया से कहा था, तुम्हें पकड़ना मेरा कर्तव्य है, और छाया ने उत्तर दिया था, अगर मेरा अपराध गरीबों को न्याय दिलाना है तो मुझे पकड़ लेना। विक्रम ने उस समय यह नहीं समझा था कि सामने खड़ी स्त्री ही उसकी होने वाली रानी है। वर्षों बाद जब कोई बच्चा अपनी दादी से पूछता कि क्या सच में चंद्रगढ़ की रानी रात में नकाब पहनकर निकलती थी, तो दादी मुस्कुरा कर कहती, बेटा, कहानी चाहे जितनी पुरानी हो जाए, उसका सच कभी पुराना नहीं होता। जब सत्ता सो जाए तो न्याय की आवाज़ किसी न किसी रूप में जरूर उठती है। और फिर वह धीरे से कहती, याद रखना, रत्नप्रभा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिल था। यही वजह थी कि रत्नप्रभा को इतिहास ने केवल एक सुंदर राजकुमारी के रूप में याद नहीं किया, उसे उस स्त्री के रूप में याद किया गया जिसने अपने मुकुट से ज़्यादा अपनी प्रजा की चिंता की, जिसने प्रेम को कमज़ोर नहीं बल्कि शक्ति बनाया, और जिसने साबित कर दिया कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि सही और गलत के बीच खड़े होने में है। और आज भी चंद्रगढ़ की पुरानी पहाड़ियों के पास जब रात के समय हवा तेज चलती है तो बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी घोड़े की टाप सुनाई देती है। फिर काली चादर में लिपटी एक परछाई पहाड़ी रास्ते से गुजरती दिखाई देती है। कोई उसे रत्नप्रभा कहता, कोई छाया तो कोई न्याय की देवी। लेकिन कहानी सुनने वाले हमेशा एक ही बात कहते हैं, नाम चाहे जो भी हो, जब तक किसी कमज़ोर के साथ अन्याय होता रहेगा, छाया की कहानी खत्म नहीं होगी। और शायद यही उस प्रेम और विद्रोह की दास्तान का सबसे खूबसूरत सच था। एक राजकुमारी ने अपना चेहरा छिपाकर दुनिया को दिखाया कि असली पहचान चेहरे से नहीं, कर्मों से होती है। और एक राजकुमार ने एक रहस्यमयी छाया का पीछा करते करते यह सीख लिया कि सच्चा प्रेम किसी के रूप से नहीं, उसके साहस, उसके विचार और उसके दिल से होता है। इस तरह चंद्रगढ़ की राजकुमारी रत्नप्रभा और सूर्यांशगढ़ के राजकुमार विक्रम की कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जिसमें महल था, तलवारें थी, षड्यंत्र था, रहस्य था, प्रेम था और सबसे बढ़कर था न्याय के लिए लड़ने का साहस। और कहते हैं कि चंद्रगढ़ के उस पुराने किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर आज भी एक पत्थर पर ये शब्द लिखे हैं, जिस दिन लोग डर कर चुप हो जाए, उस दिन किसी एक को छाया बनकर उठना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।